तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस। और आज करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? प्रोसेस, सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक्स के। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करो तो स्टार्ट करते हैं। कूल कूल कूल। तो मैं आ जाता हूँ इधर बीच में, तो एक तरफ अच्छे से दिखेंगे आपको क्वेश्चंस और दूसरी तरफ दिखेगा आपको अच्छे से आंसर। ठीक है, तो अभी सिंक्रोनाइजेशन का हमने सेक्शन खोल लिया है। ओके, मिनिमम इज 1, मैक्सिमम शुड बी 58 एंड वी गॉट 45। तो 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 होगा पेज नंबर 9 पे। तो ये पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब देखते हैं। आई थिंक वी हैव 2 कॉन्करेंट प्रोसेसेस एंड 4 शेयर्ड रिसोर्सेस। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस साथ में स्टार्ट हुई। ठीक है, ईच रिसोर्स कैन बी एक्सेस्ड। थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। ईच रिसोर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। द फॉलोइंग शेड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस। सो P2 must use R1 before P1 gets it. P1 must use R2. P2 should get R3 and P1 should get R4. There are no other scheduling constraints. If only binary semaphore are used to enforce the above scheduling constraints, what is the minimum number of binary semaphores do they need? तो कुछ इस तरीके से बोला गया है कि अगर P1 और P2 दो प्रोसेसेस हैं और ये चल रही हैं, so R1 पहले यहाँ आना चाहिए, उसके बाद यहाँ जाना चाहिए। सिमिलरली R2 जो है पहले P1 एक्सेस करेगा फिर P2 एक्सेस करेगा। एंड अगेन सिमिलरली वी हैव R3 एंड देन वी हैव R4। तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि नंबर ऑफ बाइनरी सीमाफोर्स कितने मिनिमम चाहिए हमें, ताकि हम ये कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब आइडियली देखिए 4 बाइनरी सीमाफोर रख सकते हैं हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक रिसोर्स के लिए एक रख सकते हैं, बट वो मिनिमम नहीं होगा। मतलब 4 तो एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं ये इस पर टेबल पर। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले R1 का यूसेज होगा, तो R1 को पहले P2 को यूज करना है। तो इफ वी सी यहाँ पर जितने भी ऑड वाले रिसोर्सेज हैं, ऑड नंबर के रिसोर्सेज हैं, P2 नीड्स ऑड नंबर रिसोर्सेज बिफोर P1। और जितने भी इवन नंबर रिसोर्सेज हैं, P1 नीड्स ऑल द इवन नंबर रिसोर्सेज बिफोर P2। एक्चुअली यही कंस्ट्रेंट है। तो कैन वी जस्ट कीप 2 सीमाफोर्स? सो हमारा एक्चुअल कंप्यूटेशन ऑर्डर क्या आएगा? व्हाट P1 विल डू, अगर मुझे ऑड नंबर का रिसोर्स यूज करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं करूंगा वेट ऑन ऑड वाला सीमाफोर। ठीक है, बिकॉज इफ यू सी पहले ऑड नंबर वाला रिसोर्स यूज करना है P2 को। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल वेट ऑन ऑड नंबर रिसोर्स। नाउ इफ मुझे अगर इवन नंबर का रिसोर्स यूज करना है तो मैं डायरेक्टली उसको यूज कर लूंगा, उसके बाद कर दूंगा सिग्नल। ठीक है, सिग्नल किसको करूंगा? इवन को, इवन सीमाफोर को। दीज आर सीमाफोर्स। अगेन मेरे पास ऑड नंबर रिसोर्स आ गया। वेट के बाद ऑब्वियसली हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद सिग्नल कर देंगे। दैट्स द ऑर्डर। इवन नंबर रिसोर्स मेरे पास आएगा तो मैं पहले यूज करूंगा फिर सिग्नल कर दूंगा, वेट नहीं करूंगा। ये P1 के लिए। अगेन वी गॉट R3। तो R3 क्या करेगा? वेट करेगा ऑड पर। अगेन सिग्नल एंड यूज। नाउ वी गॉट R4, सॉरी यूज एंड सिग्नल। Now we got R4, so we'll simply do use and signal on even। ठीक है, सिमिलरली P2 का भी कुछ ऐसे ही होगा। ये वेट नहीं करेगा, ये यूज एंड सिग्नल कर देगा R1 को यूज करेगा और सिग्नल कर देगा ऑड को। ठीक है, एंड नाउ व्हेन आई हैव एन इवन नंबर रिसोर्स, आई विल वेट ऑन इवन सीमाफोर, देन आई विल यूज R2 एंड सिग्नल इवन। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा लिखा तो काफी उल्टे सीधे तरीके से है, बट इसमें हमें बस सिंपली ये देखना है कि कहीं पे कॉन्करेंटली तो रिसोर्स नहीं एक्सेस हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूडेड होना चाहिए। सो अगर किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स से कंप्यूट, तो जब मैं R1 यूज करने जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं ऑड पे वेट करूंगा। अपना जो ऑड सीमाफोर होगा दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब अभी नहीं यूज कर सकते। तो अभी यहाँ पे अपना बिजी वेट चल रहा है। अब जब P2 जैसे ही अंदर आएगा वो यूज करके इसको कर देगा सिग्नल, तो ये हो जाएगा 1। और ये जैसे ही 1 होगा इसको हम करेंगे यूज और कर देंगे सिग्नल। तो जब यूज करेंगे तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, फिर जब सिग्नल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब P1 आया, P1 ने R2 यूज कर लिया और R2 पे वैसे तो P2 वेट ही कर रहा था, बट व्हाट वुड हैपन इज कि अज्यूम करते हैं ये तुरंत यहाँ से कंप्लीट करके पहले यहाँ पहुंच गया, वेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वेट करेगा। अगर P2 यहाँ तक नहीं पहुंचा होता तो ये यूज करके ऑब्वियसली सिग्नल करने ही वाला था, तो उसको फिर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज P1 ऑलरेडी यूज्ड इट। सो इन बोथ द केसेस आइदर P2 हैज रीच्ड हियर, आइदर P2 हैज नॉट रीच्ड हियर। दोनों केसेस में
P1 ने पहले R2 यूज कर लिया. Similarly, the thing will happen with R3 and R4. So we need minimum 2 semaphore for this. अच्छा, 2 से नीचे भी एक नंबर है 1. 1 मैंने क्यों नहीं चूज किया, मैं वो बताता हूँ मेरा लॉजिक. क्योंकि अगर मेरे पास एक ही सीमाफोर होगा तो लेट्स से पहले कंटेंशन R1 पर है. लेट्स से दिस इज अ रिसोर्स सीमाफोर, R1 पे कंटेंशन है, ठीक है. अब कोई भी लाइक P1 और P2 में से पहले कोई भी यहाँ पहुंच सकता है, ठीक है. तो अब मैं कोड किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे? क्या मैं वेट करूंगा R का? क्या मैं रिसोर्स का वेट करूंगा या फिर नहीं करूंगा? वेट करेगा तो कौन वेट करेगा, कैसे वेट करेगा? सपोजिटली R अवेलेबल है, R की वैल्यू 1 है अपना, ठीक है. सो जो पहले पहुंचेगा, इधर P1 पहले पहुंचे या तो P2 पहले पहुंचे, जो पहले पहुंचेगा वो रिसोर्स यूज कर लेगा. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि R1 को P2 को पहले यूज करना है और किसी को नहीं करना है. तो एटलीस्ट 2 सीमाफोर्स तो चाहिए होंगे. और यहाँ से हमने पैटर्न डिड्यूस किया कि ये ऑड और इवन का केस है कि ऑड रिसोर्स हमेशा P2 पहले यूज करेगा और इवन रिसोर्स हमेशा P1 पहले यूज करेगा. तो वी नीड मिनिमम ऑफ 2 सीमाफोर्स एंड yeah, the answer is also correct, and I think they have given a detailed solution by Gate Overflow. So Gate Overflow is also a good website for gate preparation. इसमें भी यहाँ पे resources इकट्ठा कर रखे हैं, activities, Q&A और सब्जेक्ट वाइज चीजें, प्रीवियस पेपर्स एंड ब्लॉग्स. स्टैंडर्ड आंसर दिखा मुझे एक. एंड वेल इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम चीज ही लिखी है. V इज वेट, P सिग्नल एंड X और Y आप अगर देख सकते हैं तो समझने की बात है. ये भी ऑड और इवन वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहा है. चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं हमें. क्वेश्चन नंबर 18 और ये होगा पेज नंबर 4 पे. एंड दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. वेरी गुड. आई थिंक अब तक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए नहीं है. दिस विल बी वेरी गुड प्रैक्टिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की. सो कमिंग टू दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कंसिडर अ नॉन नेगेटिव काउंटिंग सीमाफोर. सो semaphore can start from 0 and go up to positive anything. The operation PS decrements S, VS increments S. P is आपका weight और V है signal. During an execution 20 PS operations and 12 VS operations are issued in some order. ठीक है. The largest initial value of S for which at least one PS operation will remain blocked is. So PS क्या कर रहा है? PS कर रहा है डिक्रीज. सो P डिक्रीज कर रहा है और पूरे ऑपरेशन में 20 बार डिक्रीमेंट होना है. सो अगर ये नंबर लाइन है, ये अपना 0 है यहाँ पे और ये 20 समझ लीजिए. सो P हैज to decrease 20 times to come to 0. It is asking for maximum initial value, largest initial value for which at least one PS operation will be blocked. तो एक idealistic scenario ले लेते हैं कि अभी जो अपना सीमाफोर है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 0 लेके देखते हैं. अगर 0 होगा तो P obviously blocked हो जाएगा, बट 0 is not the largest that we can go. 0 is actually the smallest. अच्छा, अब इसके बाद अगर बहुत सारे V ऑपरेशन स्टार्टिंग में ही V ऑपरेशन हो जाते हैं, खूब सारे, यानी कि बहुत सारे सिग्नल्स हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. देन इट वोंट बी ब्लॉक्ड. सिमिलरली S को अगर आप 1 2 3 4 ऐसे करके देखेंगे तो सम पॉइंट डाउन द लाइन वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अपना P ऑपरेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो अगर 12 तक पहुंच गया है, अगर 0 से 12 पहुंचा है, आइडियलिस्टिक सिनेरियो है कि पहले ही सारे के सारे इंक्रीमेंट हो गए, तो जब P ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो 12 11 10 9 ऐसे हो जाएगा. हमारे पास टोटल 20 PS ऑपरेशंस हैं, है ना. तो 0 तो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती. अब सी 12 + 8, सिंपल सी बात है कि 12 + 8 होता है 20. तो अगर स्टार्टिंग में ही सारे के सारे यहाँ तक पहुंच गए, अगर ये 12 इसने कवर कर लिया, 8 से लेके 20 तक इसने कवर कर लिया, स्टार्टिंग में सारे इंक्रीमेंट होगा, सारे सिग्नल स्टार्टिंग में ही होगा, तो ये 20 तक पहुंच जाएगा. फिर जब 20 डेक्रीमेंट्स होंगे तो हमें एक भी ब्लॉकेज नहीं मिलेगा. ठीक है. तो यानी कि जो अपना आंसर है वो यहाँ कहीं पे इसमें लाई करता है. एंड आंसर 8 से जस्ट हल्की सी छोटी वैल्यू होगी, बिकॉज 8 तो रेंज के बाहर निकल गया. तो जो 8 से जो भी हल्की सी छोटी वैल्यू होगी, इट शुड बी 7. तो आंसर मेरे हिसाब से आइडियली 7 आना चाहिए. इसमें इनपुट करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर 7 है, एंड द आंसर इज करेक्ट. सो ऑब्वियसली अगर आप देखें कि 8 से ऊपर तो वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि अगर 8 होगी वैल्यू और स्टार्टिंग में ही सारे सिग्नल्स हो गए तो हमें एक भी ब्लॉकेज नहीं मिलेगा. ब्लॉकेज लेने के लिए 8 से कम वैल्यू होनी चाहिए, और 8 से कम सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी. सो आंसर इज 7. ठीक है. तो ये जो मैंने पूरा इतनी देर में आपको बताया, ये आप तुरंत 20 - 12 कर लेंगे, आपको 8 मिल जाएगा. अब 8 में अगर आप सोचेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो तुरंत आपको 7
दिमाग में आ जाना चाहिए। बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारे जो क्वेश्चंस है करने में कोई भी डिफिकल्टी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 6। ओके, 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं एंड इफ यू सी हमारे पास 4 सीमाफोर्स हैं, 4 सीमाफोर्स हैं, A, B, C और D सीमाफोर्स है हमारे पास। नाउ इट सेज कि प्रोसेस X जो है इट एग्जीक्यूट्स P ऑपरेशन। X क्या है, वेट करता है ऑन A, B, C, इस पर ये वेट चला देता है। Y executes wait operation on BCD, BCD and Z executes wait operation on CDA। ठीक है, before entering the respective code segments, after completing the execution of its code segment, each process invokes V operations। ठीक है, तो एंटर करते समय इन पे वेट होगा और बाहर जाते समय इस पे सिग्नल होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे सीमाफोर्स 1 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ डेडलॉक फ्री ऑर्डर ऑफ इन्वोकिंग P ऑपरेशंस बाय द प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें हमें वो ऑर्डर बताना है जिसमें कि डेडलॉक ना हो। सो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे A, B, C, D, which of the following represents a deadlock free order of invoking P operations। तो अभी पहले वाले में देखते हैं कि क्या डेडलॉक आ सकता है। आ सकता है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, तो इसमें लेट्स से X ने अपना A होल्ड कर लिया, पहले तो सारे 1 होंगे। X ने अपना A होल्ड कर लिया, Y ने अपना B होल्ड कर लिया, Z ने अपना C होल्ड कर लिया। अब X वेट करेगा Y इस पे, B पे, Y वेट करने लगेगा C पे, Z को चलो D अगर मिल भी गया तो वो A पे वेट करने लगेगा। तो ये पूरा एक साइकिल सा बन जाएगा। तो ये जो A ऑप्शन है ये गलत है, इसमें डेडलॉक आएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन। लेट्स से X ने B को होल्ड कर लिया, अब Y वेट कर रहा है इस पे और Z ने होल्ड कर लिया A को। ठीक है, अब X वेट करेगा इस पे। ठीक है, अब Z को चाहिए C तो खैर अवेलेबल है तो Z ले लेगा। Z को चाहिए D भी अवेलेबल है, Z ले लेगा। तो Z का तो काम हो गया भाई। तो जो Z ने होल्ड किया था उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब इस समय पे X को मिल जाएगा A बिकॉज Z ने रिलीज कर दिया, तो X ने ये ले लिया। अब इस पे कोई नहीं वेट कर रहा है। अब X को मिल गया अपना B और A दोनों मिल गए। अब X को चाहिए C तो X को मिल जाएगा C। ठीक है, और Y तो अभी भी B पे वेट कर रहा है बट X को तीनों मिल गए तो X अपना काम करके निकल जाएगा और फिर Y भी अपना काम कर लेगा तीनों प्रोसेस को लेके। तो आई थिंक B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, करनी पड़ता तो भाई समय लग जाता, लेकिन ऑब्वियसली बी में कोई डेडलॉक हमने देखा कि नहीं आया, तो बी इज आवर आंसर। या अगर इस ऑर्डर से नहीं आ रहा तो कोई और भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं। आई थिंक अगर एक्स पहले लेट से वाई, तो लेट से पहले वाई को बी मिल जाता तो एक्सेस पे वेट कर रहा होता है ना। अब वाई को क्या चाहिए था, सी चाहिए था। लेट अस अज्यूम कि वाई को सी मिल गया तो ये भी वाई को मिल गया। ठीक है, अब इस पे कौन वेट करेगा, जेड को वेट अगर करना है तो जेड के पास ये होना चाहिए, तभी जेड इस पे वेट कर पाएगा। अब बचा क्या डी, तो ऑब्वियसली अगर इसको डी मिल जाएगा वाई को तो ये अपना काम करके निकल जाएगा, ये अपना बी सी डी छोड़ देगा। एक्स और जेड को बी और सी मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। देन अगेन जेड को तो डी चाहिए तो डी ऑब्वियसली फ्री है तो जेड अपना काम करके निकल जाएगा, फिर अपना काम एक्स करके निकल जाएगा। दिस मीन्स कि इसमें कोई ऐसा ऑर्डर बन नहीं रहा है जिससे कि डेडलॉक आए, तो बी इज आवर आंसर एंड लेट्स सी दैट्स करेक्ट। बट हाँ, जो क्वेश्चंस जिसमें मतलब कि ऑप्शंस का ही यूज करके आंसर निकालना होता है तो वो वाले बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन में आपको करने पड़ते हैं 4 क्वेश्चन। तो इनको अटेम्प्ट कीजिएगा लास्ट में। अगर ऐसा दिख रहा है कि यार हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है मुझे, तो भाई इसको करेंगे लास्ट में, क्योंकि बाकी फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे अपने। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसके बाद जाएंगे फिर डेडलॉक के क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। कूल, काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वेट और सिग्नल ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए गए हैं एंड बाइनरी सीमाफोर्स एक्स और वाई दिए हुए हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज एक्स की और वाई की क्या रखनी है ये पता करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें ये चीज इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग 2 बाइनरी सीमाफोर्स और इनकी इनिशियल वैल्यू होनी क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली 4 ही ऑप्शन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अज्यूमिंग कि एक्स बी की अगर वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, अज्यूम कर लेते हैं, तो पी है वेट ऑपरेशन, तो पी भी वेट करेगा एक्स बी पे, सॉरी वट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स बी, उस पर हम वेट करेंगे। तो अगर 0 होगी, स्टार्टिंग में 0 होगी तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ सकता भाई। तो एक्स की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। अगेन 1 होगी तो ये डेक्रीमेंट हो जाएगा। देन अगेन इफ एस इज लेस देन 0 दैट मीन्स कि लेस देन 0 तो वेट करना है, तो हम इसको सिग्नल करके वाई बी पे वेट करने लगे। कूल,
सो अगर हमें वाई बी पे वेट करना है तो इनिशियली वाई बी की वैल्यू होनी चाहिए 0, इसकी 0 नहीं हो सकती, इसकी 1 होनी चाहिए और वाई बी की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो आई थिंक आंसर शुड बी 1 एंड 0। लेट्स सी कि सही है कि नहीं। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। एंड अगर आप इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। इस चीज को बस दो बाइनरी सीमाफोर की हेल्प से इंप्लीमेंट इसलिए किया है क्योंकि कहीं वेट को दो लोग कॉन्करेंटली एक्सेस करके इनकंसिस्टेंट मॉडिफिकेशन ना कर लें। तो उन्होंने बस ये पूछा कि इनकी इनिशियल वैल्यूज क्या होनी चाहिए ताकि जब पहली बार ये चले तो सिस्टम डेडलॉक में ना जाए। पूछना यही चाह रहे हैं, बट वर्डिंग्स कुछ ऐसे रखी हैं कि इसको नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए क्या इनिशियल वैल्यूज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू 0 होगी, शुरू ही नहीं होगा वेट तो। एंड अगर yb की वैल्यू 1 होगी तो उस पर हम वेट ही नहीं कर पाएंगे। तो 1 एंड 0 सिंपल आंसर। तो काफी प्रैक्टिस हो गई सिंक्रोनाइजेशन की। चलते हैं अब डेडलॉक पे। तो डेडलॉक में कितने सवाल हैं इनके पास है 41 सवाल। तो चलिए देखते हैं कि डेडलॉक का कौन सा सवाल अपने को मिलेगा। मिला है हमें question number 38. Okay, 38 is on page number 8. And there you go. Operating system contains 3 user processes, each requiring 2 units of resource R. Minimum number of units of R such that no deadlocks will ever arise. देखो 3 प्रोसेस को 2 चीजें चाहिए तो ऑब्वियसली 6 तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या अब हमें देखना है कि मिनिमम कितने, क्या 3 पे डेडलॉक आ सकता है? ऑब्वियसली आ सकता है। लेट्स से कि A, B, C 3 प्रोसेसेस हैं और सबने एक होल्ड करके रखा है। अब इनको एक और चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ऑब्वियसली 3 पे तो डेडलॉक आ सकता है। अच्छा, 4 पे देखते हैं आता है कि नहीं। 4 पे लेट से एक होल्ड करके रखा है, अब सबको एक और चाहिए, है ना। तो लेट से अगर ए को एक मिल गया तो क्या होगा, ए का काम हो जाएगा खत्म, ये छोड़ देगा अपना रिसोर्स। तो इन दोनों में से किसी को मिल जाएगा, फिर ये अपना काम कर लेगा, सी भी अपना काम कर लेगा, फिर उसको मिल जाएगा। तो थी इतनी सी बात कि होने चाहिए 4 रिसोर्स। सिंपल आंसर आ गया 4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये डेडलॉक का सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल। ये 1997, तभी तो इतना पुराना क्वेश्चन, तभी तो सिंपल है। पहले सिंपल चीज देते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन डेडलॉक इज 36 कर लेते हैं भाई, 36 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। तो याद करिए अब आप डेडलॉक वाला वीडियो, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन और लास्ट में डेडलॉक आ जाता था तब क्या करते थे। सो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, अवॉइडेंस में सबसे पहले प्रिवेंशन कैसे होता था, जो उसकी 4 एसेंशियल कंडीशंस होती थी उनमें से किसी भी एक को मार दो। तो रिलीज और रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स, पहला इनवैलिड लग रहा है। देखते हैं बाकी। नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर्ड रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड, ये किल करता है सर्कुलर वेट को, तो ये तो वैलिड है। नेवर रिक्वेस्ट रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, और चौथा है रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसमें देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो पहला अपना कंडीशन होता था, उसमें एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस होने चाहिए। तो वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सर्कुलर वेट वाला ऑप्शन हमें पता चल गया। बचे नो प्रीएम्पशन। तो आई थिंक रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स इज नॉट नो प्रीएम्पशन, दिस इज होल्ड एंड वेट। ये होल्ड एंड वेट को किल करता है। नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, तो भाई ये तो इलॉजिकल सी बात हो गई कि मैंने सारे रिसोर्स रिलीज कर दिए, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें डेडलॉक कैसे प्रिवेंट हुआ? ये तो प्रोसेस ही बंद हो गई। तो आंसर सी होना चाहिए, दैट इज इट। तो ये भी काफी इजी लॉजिकल क्वेश्चन। चलिए एक दो और क्वेश्चंस करते हैं। 40, अब थोड़ा नीचे चलते हैं यार। 15, तो 15 होगा पेज नंबर 3 पे। Cool. So now here if you see, system has 6 identical resources and n processes competing for them. Each process can request at most 2 resources. Which of the following values of n could lead to a deadlock? यार देखो, अभी जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 38, 3 प्रोसेस थी और 2 रिसोर्स चाहिए थे। मिनिमम कितना? 4 थे। अब ये पूछ रहे हैं कि 6 रिसोर्सेज हैं, n प्रोसेसेस हैं और 2 एटमोस्ट 2 रिक्वेस्ट कर सकता है हर प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जिससे डेडलॉक आ सकता है? और ऑप्शंस भी देखिए कैसे दिए। एक ही प्रोसेस होगा तो भाई 6 रिसोर्स हैं अपने पास, 2 होगा तो भी 6 हैं, 2 ही तो चाहिए, 4 हो गए। अगर 3 प्रोसेसेस हैं और 6 रिसोर्स हैं तब भी डेडलॉक नहीं आएगा, बचा 4। तो भाई ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं, जैसे 36 आइडेंटिकल रिसोर्सेज, 4 रिसोर्सेज एट मोस्ट, फिर n की वैल्यू पूछते हैं, तो थोड़ा मैथ्स लगानी पड़ती। बट इसमें कुछ करना ही नहीं है, 4 सीधे सीधे टिक कर देना है, बस सिंपल। तो यार डेडलॉक के तो बड़े सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में डेडलॉक का क्वेश्चन मिला था, जो ये वाला था ABCD वाला, इसमें सीक्वेंस सारे देखने थे। ये बहुत लंबा क्वेश्चन था,
एक्चुअली ये आसान था बट लंबा बहुत था, क्योंकि एक क्वेश्चन में थे हमारे पास 4 क्वेश्चन, ये समस्या थी इसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं डेडलॉक का कोई एक और नंबर 11। अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ चुके हैं डेडलॉक के। पेज नंबर 3। ओके, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम P executes with X number of threads, uses Y number of locks for ensuring mutual exclusion while operating on shared memory. All locks are non-reentrant, मतलब कि एक बार लॉक ले लिया तो ले लिया भाई, पूरा काम किए बिना लॉक नहीं छोड़ेंगे। थ्रेड होल्ड्स लॉक 1, then it cannot reacquire lock 1 without releasing it, obviously. If a thread is unable to acquire a lock, it blocks until the lock becomes available. The minimum value of X and the minimum value of Y together, for which execution of P can result in a deadlock. तो देखो भाई, एक ही थ्रेड होगा और नंबर ऑफ लॉक्स फिर कितने भी हों, क्या ही फर्क पड़ता है, तो रहेगा तो उसी के ही पास ना। तो X की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, X की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, मिनिमम तो X की वैल्यू 2 होगी। और अगर डेडलॉक में आना है भाई, तो एक लॉक से काम थोड़ा ना चलेगा, क्योंकि लेट से मेरे पास X1 और X2 दो थ्रेड्स हैं और वो केवल एक इसके लिए फाइट कर रहे हैं। मान लो इसको लॉक मिल गया, अब लॉक मिल गया तो मिल गया भाई, एक ही लॉक है, वो अपना काम करके इसको कर देगा रिलीज, फिर X2 ले लेगा या फिर X1 ले लेगा, जो भी है। सो लॉक भी दो होने चाहिए, प्रोसेसेस थ्रेड्स भी दो होने चाहिए। एक्चुअली हाँ, थ्रेड्स है तो थ्रेड्स भी दो होने चाहिए, तभी डेडलॉक बन पाएगा, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा। सो देयर वी हैव आंसर एज सी, बट दिस इज रॉन्ग। सी, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल लॉक्स इन प्रोग्राम आर नॉन रीएंटरेंट। नॉन रीएंटरेंट का मतलब कि वो रिक्वायर कर ही नहीं सकता लॉक, तो आंसर X इक्वल्स टू Y इक्वल्स 2 होना चाहिए। और जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन खोला तो यहाँ पे बोल रहा है कि if a thread tries to acquire an already owned lock will get blocked, this is a deadlock, and the answer is D. So I think this looks like a trick question because since GATE 2017 में आया था and इसका आंसर D दिया भी हुआ है। I'm not sure कि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही होगी, बट लुक्स लाइक अ ट्रिक क्वेश्चन बिकॉज इनका कहना ये है कि ये जो थ्रेड है, लेट्स से ये X2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसने ये लॉक अक्वायर कर लिया, अब ये दोबारा यही लॉक अक्वायर करना चाह रहा है। इट इज ट्राइंग to acquire the same log once again. Doesn't it sound more like, programming malpractice rather than an issue with the threads and the locks itself? I mean, ideally, yes, you can lock yourself out. So that's what they're assuming. So kind of a trick question जो कि GATE 2017 में आया. But yeah, now you know कि अगर non-reentrant lock है, so obviously you just need one thread to block yourself out. So that is something new. तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको कर देंगे बंद। तो करेंगे 33. Okay, so there are n processes share m identical resources which can be reserved and released at one at a time. The maximum resource requirement for PI is SI. SI is always greater than 0. And which one of the following is a sufficient condition for ensuring deadlock does not occur? So for all I, SI less than m, मतलब कि suppose एक प्रोसेस को सब प्रोसेसेस को m-1 रिसोर्सेस चाहिए। तो डेडलॉक तो फिर भी आ सकता है ना, सबने एक एक रिसोर्स ले लिया n प्रोसेसेस ने, एंड अगेन वो अगर कोई रिसोर्स उठाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली डेडलॉक। फॉर ऑल आई SI लेस देन n, ये भी बहुत ही वियर्ड कंडीशन है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। द सम ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट शुड बी लेस देन m+n, मतलब कि अगर 5 अज्यूम कर लेते हैं, 5 प्रोसेस अपने पास 4 रिसोर्स हैं, डेडलॉक तो वैसे भी आना ही है इसमें, तो इसका सम 9 से कम होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 एंड 2। So ये कितना हो गया, 6 into 8. I think we can make this something like 2 to 1. So I think C is the right answer. B में अगर कुछ ऐसा केस होगा तो 20 से कम इसका सम, so I think M से तो ज़्यादा ही बढ़ सकता है, ऊपर बढ़ सकता है। So I think D is not the answer, but C is the answer. Yeah, that is correct. So a lot of tricky questions in deadlock. चलिए वापस आ जाते हैं एक मिनट। और यार वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, उसने सर खपा दिया बिल्कुल ही। वो हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आई गेस, इसने तो बिल्कुल ही सर जाम कर दिया। So but again काफी कुछ सीखने को मिला। नाउ यू नो वी हैव नॉन रीएंट्रेंट लॉक्स, तो एक प्रोसेस खुद ही को डेडलॉक कर सकता है। कांग्रेचुलेशंस। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होपफुली आपको बहुत हेल्प मिली होगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर OS मूविंग ऑन टू मेमोरी मैनेजमेंट। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।